Hello guys, welcome again to our class, that is moisture physics. So today we come here again with some of the new examples, that is example from 7 to 10 और उसके बाद हम लेवल 1 के क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा रहता है कि हर क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो है वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड रहता है। तो आपको उन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट आउट करना है, उनका नॉलेज लेते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वर्बली आप विदिन 1 मिनट आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल मैंने 6th एग्जांपल जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, ठीक है, उसमें बताया मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और उसमें मैंने ये भी बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, बदल के अगर आएगा क्वेश्चन, तो आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार जाके पीछे वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे एग्जाम्पल 7 से। इसमें देखेंगे आप क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बी दैट कैन बी सेटअप एट द इक्वेटर टू परमिट ए प्रोटोन ऑफ स्पीड 10⁻7 मीटर पर सेकेंड टू सर्कुलेट अराउंड द अर्थ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक प्रोटोन है, ठीक है, जिसका स्पीड दिया है आपको, वो जब अर्थ के अराउंड सर्कुलेट करेगा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना सेटअप होगा इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं किसी भी एक प्रोटोन को अर्थ के अराउंड रोटेट करने के लिए इक्वेटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना सेटअप करना होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम ईजीएस्ट एग्जांपल के ऊपर बढ़ रहे हैं भाई, इसके बाद हम आगे हाई लेवल के क्वेश्चन बढ़ेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। वैसे ही हम बड़े क्वेश्चन में जो पॉइंट्स आएंगे उनके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले इनमें देखना है अब क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, इसमें अगर मैं देखूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये तो सारा स्टेटमेंट ही हो गया आपके पास, इक्वेटर हो गया, प्रोटोन हो गया। इसमें मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है भाई ये सर्कुलेट। आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब बात सर्कुलेट की आती है, ठीक है, या रिवॉल्व की बात आती है, या फिर आपके पास अराउंड की बात आती है, अराउंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही कंडीशन यूज़ करना रहता है, दैट इज़ mv²/r = QVB। ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े। तो आपको एक कंडीशन याद रखना है हमेशा, mv²/r = QVB। सो v से v यहाँ से कैंसिल हो गया, देन वी गेट mv/r = QV। तो यहाँ से आप जो है b का वैल्यू निकाल लेंगे। b का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया आपके पास, mv/q × r। आप यहाँ पे मास पुट करेंगे प्रोटोन का, ठीक है, वेलोसिटी आपको दिया है, चार्ज आपको पता है, और रेडियस जो है आपको दे रखा है भाई, ये रेडियस आपको दे रखा है, ये मास भी आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एग्जाम्पल बना। बड़ा क्वेश्चन आएगा तब आपको और पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। क्लियर है, तो ये यहीं तक था। इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। सो लेट्स डू द 8th एग्जाम्पल। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है, ए न्यूट्रॉन्स इन ए साइक्लोट्रॉन डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर जस्ट बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द डीज। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 10 MHz and find the magnetic flux density, energy and speed of neutrons upon emergence। यहाँ पे emergence है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी भाई, सिंपल है क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और वो साइक्लोट्रॉन में एक सर्कल बनाता है, कितना रेडियस का, 32 सेंटीमीटर का रेडियस बना रहा है जस्ट बिफोर द एमरजेंस। बाहर निकलने से पहले जो सर्कल बना रहा है उसका रेडियस कितना है, 32 सेंटीमीटर है। और उस केस में जो फ्रिक्वेंसी है अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वो 10 MHz दिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट आउट करने हैं, देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, देखो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है एक न्यूट्रॉन और एक दूसरा सर्कल।
सिंपल, ठीक है। ये सर्कल है और मैंने आपको बताया जब जब बात सर्कल की होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन यूज़ करना है, mv²/r इज इक्वल टू QVB, भूले ना भी इसको, बार बार कह रहा हूँ। तो mv/r इज इक्वल टू Q इंटू बी हो गया, ठीक है। यहाँ से आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, mv/Q इंटू आर, ये आ गया आपके पास, ये आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपने यहाँ से निकाल लिया, बट ध्यान से देखिए तो यहाँ पे तो वेलोसिटी है भाई, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस भी आपके पास, चार्ज भी है, चलो मास भी लगा देंगे, बट यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है तो, बट यहाँ पे क्या दिया आपको, वही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इस बार मैग्नेटिक फील्ड के लिए, आपको थोड़ा चेंजेस करना होगा। इसमें क्या चेंजेस करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे टी का वैल्यू निकालना होगा। देखो आपको फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना है, फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना है, फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हुए फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे, mv/QV। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर इंटू टी इज इक्वल टू 2πr/v। यहाँ पे अगर आप आर का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा टी इज इक्वल टू 2πm/Q इंटू बी, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड आ गया। अब मैं इसका उल्टा जो है वो फ्रिक्वेंसी निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा, QB/2πm। अब यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करूँगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज भाई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ था, फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते ही हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप थ्योरी में पढ़ते हैं, जब तक आप फ्रिक्वेंसी नहीं देंगे, उसका फ्रिक्वेंसी अगर आप देखेंगे उसको आप बोलते हैं ऑसिलेटिंग वोल्टेज। जब तक आप ऑसिलेटिंग वोल्टेज यहाँ पे बना होता है, ऐसा ऑसिलेटिंग वोल्टेज ऐसा बना रहता है, ऐसा डी में बना रहता है आपके पास, ये दो डीज होती हैं भाई, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरीके से यहाँ पे एंटर करता है, उसके बाद और यहाँ से वो एक आपके पास एक वोल्टेज दी जाती है, ठीक है, उसकी हेल्प से वो सर्कल बनाता है, ठीक है, यहाँ से फिर से वो सर्कल बनाता है। तो इस तरीके से वो सर्कुलेट करता रहता है डीज में, किसकी हेल्प से, ऑसिलेटिंग वोल्टेज की हेल्प से, जिसको आप बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसीलिए वो सर्कल बनाता है, इसीलिए आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है। तो जब तक आपके पास वोल्टेज ना दिया रहता तो आप वो सर्कल जो है वो नहीं बना सकता था। क्लियर है। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 2πmf/Q। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया भाई। यहाँ तक ये पहला पार्ट जो आपके पास हो गया, समझ आ गया होगा सभी को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो वही हमने यूज़ कर रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये सर्कल जो है क्यों बना रहा है, क्यों आप ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं बाय यूजिंग फ्रिक्वेंसी, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हुए ही यहाँ पे साइक्लोट्रॉन में वो सर्कल फॉर्म करता है, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखेंगे आप। सेकंड पार्ट में एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी क्या होता है आपके पास, हाफ mv², सिंपल है, हाफ mv² निकालना है। v का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, v इज इक्वल टू QBr/m। ये वाला v का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, हाफ ऑफ mq² b² r² डिवाइडेड बाय m², और m से m कटेगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा ये हाफ ऑफ Q² b² r² डिवाइड बाई m। यही आपका एनर्जी है। क्लियर है, ठीक है। और स्पीड भी आप निकाल लेंगे। स्पीड देखेंगे आप यहाँ से, स्पीड का जो वैल्यू आएगा वो आप यहाँ से निकाल चुके हैं ऑलरेडी। जो स्पीड का वैल्यू है आप देखेंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू Q इंटू आर डिवाइडेड बाई m इंटू बी, बी दिया है, ठीक है। अब b का वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से ये वाला b का उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे। जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा,
m इंटू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये m से m कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो v का वैल्यू आया 2 पाई f इंटू r। ठीक है, f आगे आपके पास, r दिया है, f दिया हुआ है और आपके पास स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी का यूज़ जो है ज़रूर करना है, अप्लाइड वोल्टेज का ज़रूर यूज़ करना है, बिकॉज उसके बिना सर्कल नहीं बनाएगा, और अगर सर्कल नहीं बनाएगा तो उसका रेडियस भी नहीं आएगा, तो उस केस में आप उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। लेट्स डू द एग्जाम्पल नंबर 9। सो लेट्स डू द एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें देखेंगे आप क्या कह रहे हैं भाई, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पाथ ऑफ रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 6.8 × 10⁻15 हर्ट्ज। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या बताना है आपको, एक बोहर मॉडल की बात करी गई है जिसमें हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें उसका रेडियस जो है, उस पाथ में उसका जो रेडियस इतना दिया है आपके पास, और उसी केस में उसका फ्रिक्वेंसी इतना दिया है। क्लियर है। सो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कितना सेटअप होगा एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। तो वही है कॉन्सेप्ट। क्या है इस बार आपको फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट करने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे क्या आपके पास, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है, वही फिर से वही सर्कुलेट। बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलेट की बात आती है, रिवॉल्व करने की बात आती है, रोटेशन की बात आती है, तो आपको हमेशा क्या कंडीशन यूज़ करना है, सिंपली mv² = qvb। mv/r q × b हो गया, और b का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, mv/q × r। क्लियर है। अब क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इन कंडीशंस को? क्या मेरे पास मास है? बिल्कुल है। चार्ज है? बिल्कुल है। रेडियस है? बिल्कुल दिया है। बट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है उस चार्ज पार्टिकल का। अगर वेलोसिटी मेरे पास होता तो मैं यही फार्मूला लगाता था, बट यहाँ पे मेरे पास ये वेलोसिटी नहीं दिया है भाई, गिवन नहीं है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। सेंटर ऑफ द ऑर्बिट पे जब बोलता है तो चीज़ें बदल जाती हैं भाई। अकेला अगर मैग्नेटिक फील्ड बोला होता इतना, तो आप यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन ख़त्म कर देते और आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी भी गिवन दिया रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ द ऑर्बिट बोला है, तो जब बात सेंटर ऑफ द ऑर्बिट की आ जाए तब आपको ये नहीं लगाना है। ट्रिक्स है भाई, टेक्निक्स ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक्स को आप यूज़ करते हुए ही आप क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ द ऑर्बिट जब बोला है तो आपको पता है, और ये सेंटर ऑफ द ऑर्बिट की कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये एक कैसे बिहेव करेगा, एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, जिसमें इसका वैल्यू कितना हो गया, B = μ0I/2r। भाई सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, जब उसने सेंटर बोल दिया ना, तो आपको समझ जाना है कि ये एक आपके पास सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, एक आपके पास सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला चीज़। ठीक है, मतलब बात यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग लूप की बात हो रही है। क्लियर है। तो जब सर्कुलेटिंग लूप की बात आती है तो आप थ्योरी में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, जिसका फॉर्मूला आपके पास यही है। सो यहाँ पे आप जो वैल्यू यूज़ करेंगे, अब आप देख लीजिए यहाँ पे रेडियस दिया है, ये 2 तो कॉन्स्टेंट, आई नहीं दिया आपके पास, आई नहीं दिया है। अब आपको ये भी पता है कि जब सर्कुलर लूप की बात आती है तो उसमें करंट का फ्लो भी होता है। करंट का अगर फ्लो होता है तो आपके पास जो करंट का डेफिनेशन आता है दैट इज़ Q/T आता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Q × F। भाई Q × F लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब आपको इतना पता चल गया कि सेंटर ऑफ द ऑर्बिट की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं यहाँ पहुँच गया तो मैं ये भी सोचूंगा कि I जो है उस लूप में रहता है, करंट लूप में रहता है, और करंट को आगे मैं क्या सोचूंगा कि मैं करंट को ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Q × F। और अगर I की वैल्यू Q × F आ गया तो मेरे पास F जो मेरे पास दिया है, तो F मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ।
तो जो वैल्यू आ गया मेरे पास Q इंटू एफ, वो कितना आ गया भाई, 2 इंटू आर आ गया। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। ठीक है, Q है, एफ आपके पास दिया है फ्रिक्वेंसी, आर आपके पास दिया है, दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्लियर है, सेंटर ऑफ द ऑर्बिट की बात मतलब यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, करंट देखा, करंट देखा तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया सर्कुलेटिंग लूप है तो करंट आएगा, करंट आएगा तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैं Q इंटू एफ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे। टेक्निक से, यही टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कोई और ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड देखेंगे आप। इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे पास, सेकंड पार्ट में पूछा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है, किसकी बात हो रही है, सेंटर ऑफ द ऑर्बिट की बात हो रही है, सर्कुलर लूप की बात हो रही है। तो उस केस में भाई आपके पास डाइपोल मोमेंट जो है कितना आएगा, डाइपोल मोमेंट। अब पहले तो मेरे को ये जानना है कि डाइपोल मोमेंट मैं क्यों निकाल रहा हूँ। थ्योरी में आप पढ़ते हैं कोई भी एक सर्कुलेटिंग लूप जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करती है, मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। मैं इसको समझाता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा इसमें, किस तरीके से कोई भी चीज़ एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। देखो, अगर इसमें करंट का वैल्यू कुछ इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्या देखते हैं, कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ये आपने थंब रखा और यहाँ से फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जब फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं, भाई बाहर की तरफ फील्ड लाइंस जाती हैं, तो वहाँ पे कौन सा पोल बनता है, वहाँ पे आपके पास बनता है नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया, नॉर्थ पोल बन गया। जब फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, आपकी तरफ, तो फील्ड लाइन बाहर कहाँ से निकलती है, तो वो नॉर्थ पोल बन गया। क्लियर है। अब आप इसका पीछे वाला हिस्सा देखेंगे, इसका पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा मतलब आपको यही वाला करंट इसके पीछे से साउथ वाला दिखाई देगा। ये वाला भाई अगर मैं इसको घुमा दूँ ऐसे ऐसे करते, अगर मैं इसको ले आऊँ ऐसा ऐसा करते, मैं अगर इसको ले आऊँ तो आप देखिए जो करंट है ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, इस लूप का पीछे वाला हिस्सा है, इसमें जो करंट जा रहा है वो इस बार कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जब करंट क्लॉकवाइज रहता है तो उस केस में फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं पीछे से, यहाँ से अगर बाहर निकल रही हैं, यहाँ से अगर बाहर निकल रही तो ऑब्वियसली बात है पीछे से एंटर कर रही होंगी, और अगर पीछे से एंटर कर रही हैं तो वो आपके पास कौन सा है भाई, साउथ पोल है। समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो इसीलिए एक आपके पास सर्कुलर लूप जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, मैग्नेटिक डाइपोल के, तब आप उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, डिस्कस हो गया अभी। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए, n इंटू आई इंटू ए। एरिया का वैल्यू मैं रखूँगा, इसका एरिया हो गया आपके पास। ठीक है, इसका रेडियस आपको दिया है, अब पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो m इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, Q इंटू एफ है, और पाई का वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर का वैल्यू भी आपको पता है, और n का वैल्यू आप 1 ले लेंगे, 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आप। ठीक है, Q का वैल्यू आप रखेंगे, सारा वैल्यू रखेंगे, फ्रिक्वेंसी दिया है, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14, और r का वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है, चीज़ों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उन्हीं का नॉलेज लेके चलना है, आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर भाई अब एग्जांपल जो हैं फिनिश हो चुके हैं, एग्जांपल यहीं तक थे हमारे। ठीक है, अभी हम लेवल 1 जो कि जेईई मेंस और नीट के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स डू अवर लेवल 1 पे आ गए भाई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं वही डिस्कस करूंगा जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं,
जिनमें काफ़ी कॉन्सेप्ट का यूज्ड है, ठीक है। 1 to 4 आप क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया भाई। जो क्वेश्चन थोड़े से भी डिफ़िकल्ट होंगे या उससे ऊपर लेवल के होंगे वही हम सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस 3 बी एक्स जे कैप एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन हैज़ ए वेलोसिटी, ये दिया है, and the magnetic force acting on it is 6.4 into 10⁻19 न्यूटन के कैप। जब आपके पास, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि जब आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में या XYZ की फॉर्म में या IJK की फॉर्म में क्वांटिटीज़ गिवन हो तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग आपको क्रॉस प्रोडक्ट से करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे आप, ऐसा नहीं है एक ही मिनट में सारा क्वेश्चन आपके माइंड में सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आपको इतना पता चल गया, अभी क्रॉस प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि IJ के कोऑर्डिनेट्स दिया है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लगाएंगे इस बार, FM इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लगाएंगे आप, ठीक है। V का वैल्यू आपको दिया है, फोर्स का वैल्यू दिया है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁻19 इंटू के कैप है। Q का वैल्यू आपको दिया है, इस बार Q का वैल्यू दिया है, इसमें Q का वैल्यू वही नहीं दिया है यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन चार्ज है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज का वैल्यू हो गया। V का वैल्यू क्या आपके पास 2 I कैप प्लस 4 J कैप दिया है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, BX I कैप प्लस 3 BX J कैप, ये आपको वैल्यू दिया है भाई, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आप इसका सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सिंपली एक टेबल बना लें, वही वाला IJK की फॉर्म में, यहाँ से मत करें, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप। इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 0 हो गया आपके पास, ये कितना दिया है, BX दिया है, और ये आपके पास कितना दिया है, 3, स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो गया भाई, 3 BX लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, 0, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए आप इसको, I कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट सभी करना आता है, ये तो 0 हो गया, 4 इंटू 0 0 आ गया, माइनस 0 इंटू 3 BX 0 आ गया आपके पास, है ना। तो ये टर्म 0 आ गया, माइनस का J कैप लगाएंगे आप, J कैप लगाएंगे, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाला रो छोड़ दीजिए, पता है सभी को, ये भी 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू BX 0 हो गया, प्लस K कैप आ गया, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाला रो छोड़ दीजिए, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया, 6 BX माइनस 4 BX, समझ आ गया होगा भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 6 BX माइनस 4 BX, तो ये कितना आया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ BX आ गया, इंटू में ये भी वैल्यू था आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19, क्लियर है। तो ये वैल्यू कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3.2 BX इंटू 10⁻19, और यहाँ पे कितना वैल्यू था आपके पास, 6.4 इंटू 10⁻19 के कैप, और यहाँ पे भी क्या आ रहा था, के कैप। इसीलिए आप इसको, ये वाले कंपोनेंट्स को इस कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर I कैप J कैप होता तो आप ये कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। सो इसको कैंसिल कर दीजिए इससे, और ये वैल्यू इससे कटेगा, ये 2 पे जाएगा, 32 2 जा 64। सो BX का वैल्यू जो आया आपके पास कितना आ गया भाई, 2 आ गया आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में तो मैं यहाँ पे टेस्ला भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। क्रॉस प्रोडक्ट को आप हमेशा ऐसे सॉल्व करा करिए भाई, थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। टेबल बना लीजिए IJK की फॉर्म में, उससे आपको ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखा आपने, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी टेक्निक्स को यूज़ करना है। IJK की फॉर्म में दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन को स्टार्टिंग करना है, उसके बाद चाहे आपको कुछ और यूज़ करना पड़ रहा है, क्लियर है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो लेट्स डू अवर एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या बता रहा है, एक पार्टिकल विद चार्ज 7.80 माइक्रो कूलम मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3.80 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड जे कैप। यहाँ पे जे कैप है भाई, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज एफ वेक्टर दिया है 7.60 इंटू 10⁻³ न्यूटन, आई कैप है साथ में -5.20 10⁻³ न्यूटन, के कैप। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कैलकुलेट कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू कैन फाइंड फ्रॉम वेयर। जो आप मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि आप इस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो फिर से वही बात है, लास्ट में हमने डिस्कस करा था कि जब भी आपके पास आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड की फॉर्म में कंपोनेंट दिए रहे हों तो आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, आपको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करनी है। और वो क्रॉस प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, वो क्रॉस प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ को देखते हुए होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपके पास दो तरह के हैं, एक तो आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। अगर एल और बी की बात करिए तो आप वो वाला यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे देखें तो आप वी और बी की बात करी है और एफ़ की बात करिए तो आप यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे तो फॉर्मूला मेरे पास यही है, सिंपल सा, ठीक है। कंपोनेंट्स, मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है मेरे को, कंपोनेंट्स की बात जब भी आ जाए तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि बी एक्स, बी वाई, बी जेड या फिर एक्स वाई जेड, आई जे के, ये सारे कंपोनेंट्स की फॉर्म में होते हैं। वी एक्स, वी वाई, वी जेड ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स किसके फाइंड आउट करने हैं, मैग्नेटिक फील्ड के फाइंड आउट करने हैं आपको। तो आपको कंपोनेंट किसके लेने होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्यू इंटू वी का वैल्यू आपको दिया है, क्यू का भी आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पुट करूँगा वैल्यू 7.80 इंटू 10⁻⁶ जो कि 1 माइक्रो कूलम के इक्वल रहता है। सो वी का वैल्यू आपके पास दिया है -3.80 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड नहीं लिखूँगा इसमें, मैं सीधा जे कैप लिखूँगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, कंपोनेंट के साथ, तो वो आप ले लीजिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि भैया आप एक सिंपल सा छोटा सा टेबल बना लें, टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लीजिए, इसको आई जे के हो गया, आई जे के की फॉर्म में। ये आपके पास जे वी क्रॉस बी होता है, तो पहले वी लिख लेंगे आप, आई का वैल्यू तो 0 है, ठीक है। जे का वैल्यू दिया है, कितना दिया है मेरे पास, दिया वैल्यू माइनस का 3.80 इंटू 10⁻³ दिया है, माइनस का 3 नहीं है, प्लस का ही है, ये 0 है, ठीक है। उसके बाद बी एक्स, ये बी वाई और ये बी जेड। क्लियर है, समझ आ गया होगा इतना। ये इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँगा, देखो आई कैप, पहले वही वाला कॉलम छोड़ेंगे और रो छोड़ेंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, आएगा माइनस का 3.8 इंटू 80 इंटू 10⁻³ बी जेड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -0 इंटू बी वाई 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। तो -0 इंटू कितना आ गया मेरे पास, ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो आई कैप है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। माइनस का जे कैप, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाला रो छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करे 0 आ गया, प्लस के कैप, इसको ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, 0 इंटू बी वाई कितना हो गया, 0 हो गया, फिर माइनस 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, कितना आ जाएगा ये 3.80 इंटू 10⁻³ कितना है, बी एक्स है। समझ आ गया। तो ये वाला तो 0 हो गया, कंपोनेंट में हटा दे रहा हूँ भाई यहाँ से, सिर्फ यही दोनों टर्म बची हैं, आई और के की फॉर्म में ही वैल्यू बचा है आपके पास। क्लियर है। सो
साथ में आपके पास ये भी वैल्यू है 10⁻⁻⁻⁶, और फोर्स का वैल्यू आपको दिया है इस बार इतना, फोर्स का वैल्यू ये दे रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे फोर्स का वैल्यू लिखूँगा 7.60 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू आई कैप माइनस 5.20 इंटू 10⁻³ न्यूटन के कैप इक्वल टू में आपके पास जो वैल्यू है वो ये ऑलरेडी दिया है, आई कैप और के कैप की फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब आप आई को आई के साथ कंपेयर कर लेंगे, आपके पास बी जेड का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से -0 हटा दे रहा हूँ, यहाँ से बी जेड का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, जब आई को आई के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास बी जेड का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली जब आप के कैप को के कैप के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास बी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 7.60 इंटू 10⁻³ आई कैप को आई कैप के साथ, भाई कितना आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 3.80 इंटू 10⁻³ बी जेड। तो यहाँ से आप बी जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इतना मेरे पास वैल्यू जो है बी जेड का आ गया। ठीक है, अभी आप सिंपली बी एक्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से ये बी एक्स दिया है, इस चीज़ को इसके साथ आप कंपेयर कर लेंगे, ये वाले के साथ, के कैप के साथ, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5.20 10⁻³ इज इक्वल टू 3.80 इंटू 10⁻³ बी एक्स, ये यहाँ पे बी एक्स है। क्लियर है, तो यहाँ से आप बी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका बी एक्स का वैल्यू भाई सॉल्व हो गया, समझ आ गया होगा सभी को। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया है तो आपको क्या यूज़ करना है, क्रॉस प्रोडक्ट से ही आपको स्टार्टिंग करना रहेगा। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था भाई। इसके बाद आप इसका देखेंगे जो वैल्यू है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि आर देयर कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट आर नॉट डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ दिस फोर्स। क्या कोई ऐसे कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, कंपोनेंट मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड में से कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का जिसको आप डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से, इस फोर्स की हेल्प से। ओबियसली बात है, आपके पास फोर्स किस फॉर्म में दिया है, आई कैप और के कैप की फॉर्म में दिया है, तो आप जो बी वाई कॉम्पोनेंट होगा उसको किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोर्स में ही आपके पास वाई कॉम्पोनेंट नहीं है, मतलब जे कॉम्पोनेंट आपके पास नहीं है जिससे आप वी क्रॉस बी को कंपेयर कर पाएँ। क्लियर है, तो ज़्यादा सोल्व नहीं कर, आपके पास जो बी वाई का वैल्यू है वो कितना आ गया, 0 आ गया भाई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड एफ। बी वेक्टर एफ वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, बी एफ कॉस थीटा, ये लिखेंगे। उसके बाद एंगल पूछा है, बी वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, भाई आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू रहता है एफ का वैल्यू वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के भी। जो फोर्स का वैल्यू रहता है आपके पास ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इन दोनों के, मतलब फोर्स का वैल्यू v के भी परपेंडिकुलर है, फोर्स का वैल्यू b के भी परपेंडिकुलर है। तो जब बात परपेंडिकुलर की आती है तो यहाँ से मैं ऐसा कहूँगा f जो परपेंडिकुलर है b के, तो जो एंगल आएगा वो कितना आएगा भाई, 90 डिग्री। तो ये इसका तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहीं तक था ये जो वैल्यू था इसका क्वेश्चन जो था, तीनों पार्ट्स करते रहिए। पीछे वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, टेक्निक्स उसमें दिया है। ठीक है, कैसे आपको क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है ये सब हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम बताएंगे। बड़ा क्वेश्चन है, ये भी छोटे इजीली क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, अभी कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही क्वेश्चन में, ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल नंबर 6 में डिस्कस करा था, कुछ ऐसा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आया अभी।
आगे आएंगे क्वेश्चन बहुत सारे। इसमें जो DC पांडे का जो बुक है उसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, एकदम से आपके पास जो वैल्यू है क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं दिया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम आगे अच्छे से सॉल्व करें, क्या क्या टेक्निक्स होंगी, क्या प्रोसेस होगा किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम उसमें ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए इसको एक बार। अभी इतना ही।